क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। मैं शिवम सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूआरएस क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि कल हमने समुद्र विज्ञान में अटलांटिक रीज गर्त सबको पढ़ लिया था, आज हम महासागरीय जल का तापमान पढ़ेंगे। यानी समुद्र विज्ञान का वो टॉपिक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, आपको यहाँ से समझना होगा। पूरे फिजिक्स का नियम जो है यहाँ पर लगेगा, आप ध्यान से समझेंगे तभी तापमान कैसे बढ़ रहा है, लवणता कैसे घट रही है, दाब घनत्व समझ में आएगा जब आप ध्यान से समझेंगे। 1 मिनट में फैन बंद कर दूँ। जी चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी पिछली क्लास को देखे होंगे और इस क्लास के लिए एनर्जेटिक होंगे। जब तक आप क्लास को देखेंगे नहीं तब तक आपको समझ नहीं आएगा। 1 मिनट। आप सभी पिछली क्लास को अच्छे से देखिए और इस क्लास को एंजॉय करिए। चलिए शुरू करते हैं। समुद्र विज्ञान में महासागरीय जल का तापमान बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है। जानते हैं कि यह पृथ्वी पर जितने भी घटनाएं घट रही हैं, भौतिक घटनाएं, उसमें तापमान का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। महासागरीय जल का तापमान आज है 11 मई। ठीक, समुद्र विज्ञान, समुद्र विज्ञान। आपके लिए एक प्रश्न रहेगा, फादर ऑफ ओशिनोग्राफी, समुद्र विज्ञान के जनक को आप जो है कमेंट में लिखेंगे। आपको आता होगा तो भी, नहीं आता होगा आप ढूंढ कर लिखेंगे, लेकिन ज़रूर लिखेंगे। समुद्र विज्ञान, 1 मिनट, ये पेन दिख रहा है? ठीक है। समुद्र विज्ञान में टॉपिक का है हमारा आज का जो प्रकरण है, आज का प्रकरण है महासागरीय जल का तापमान। महासागरीय जल का तापमान। ठीक है। समुद्र विज्ञान में आज का जो टॉपिक है महासागरीय जल का तापमान। जो तापमान होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है, जो कि सारी स्थितियों को इधर उधर करता है, यानी सारी स्थिति को निर्धारण करता है। यदि हम हवा का अनुभव कर रहे हैं तो तापांतर और दाबांतर के कारण ही चल रहा है। तापांतर होता है, दाबांतर बनता है, दाबांतर से हवाएं चलती हैं। जलधारा की उत्पत्ति हो रही है, उसमें भी जो है क्या नाम है, तापमान का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि जैसे तापमान जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ जल का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है, और तापमान जहाँ कम होता है वहाँ आयतन कम रहता है। और जल की प्रवृत्ति है, जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ से बह करके वो कम कम तरफ की तरफ जाता है, यानी जहाँ कम होता है। तो सारा खेल जो तापमान का है, अब ध्यान से समझेंगे। और इसमें कुछ फैक्ट हैं जो डायरेक्ट नेट में पूछे जाते हैं, आप उनको ध्यान से नोट करेंगे। पहला लिखेंगे आप, महासागरों का सर्वाधिक तापमान कहाँ पर होता है, प्रश्न बनेगा। तो महासागरों का सर्वाधिक तापमान उसकी सतह पर होता है। ठीक है, महासागरों का सर्वाधिक तापमान सतह पर ही पाया जाता है। महासागरों का सर्वाधिक तापमान सतह पर ही पाया जाता है।
महासागरों का सर्वाधिक तापमान कहाँ पाया जाता है? महासागरों का सर्वाधिक तापमान महासागरों की सतह पर पाया जाता है। ठीक, यह प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। महासागरीय जल के सतह के तापमान का जो दैनिक औसत दैनिक तापांतर है वो नगण्य होता है, लगभग 1 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी उसे नगण्य माना जाता है। ये भी आप नोट करेंगे। महासागरीय जल के सतह का महासागरीय जल के सतह के तापमान का महासागरीय जल के सतह के तापमान का औसत दैनिक तापांतर नगण्य होता है। नगण्य यानी 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक, नगण्य होता है। ये डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछेंगे, आपको याद करना है इसे। बार बार हम देखें नेट में कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन को डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, जिसको पता नहीं होता वो गलत कर देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, महासागरीय जल का जो तापमान है इसका महत्व क्या होता है? महासागरीय जल के जो तापमान होता है इसका महत्व यह है कि महासागरीय जल में जो तापमान जब बढ़ता है तो तापमान क्या करता है, महासागरों के अंदर लगभग जो है 200 मीटर की गहराई तक प्रवेश कर जाता है। ठीक है, कितना गहराई तक? 200 मीटर गहराई। यह प्रश्न पूछा गया है नेट PYQ है, ध्यान से समझेंगे। नेट के प्रीवियस ईयर प्रश्न में ये पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में कि महासागरों के जल की कितनी गहराई तक जो है तापमान प्रवेश कर पाता है। आप लिखेंगे 200 मीटर की गहराई तक। ठीक, कभी कभी मीटर न देकर फायदा भी दे देता है या फुट दे देता है। ठीक, एक फायदा में 6 फुट होता है, आप उसे कन्वर्ट कर लेंगे 200 मीटर, और 1 मीटर में कितना फुट होता है वो भी कर ले, कन्वर्ट करके आप लिख लेंगे। ठीक है, फुट में लिखिए, मोटा मोटा फुट में 600 फुट तक होता है। चलिए नोट कराते हैं। अब होता क्या है कि जब महासागरीय जल में जब तापमान अंदर तक प्रवेश करता है, जहाँ तक ये जाता है वहाँ तक आप ये भी जानते हैं कि जहाँ तापमान ज़्यादा होता है वहाँ विभिन्न प्रकार की जैविकता उत्पन्न होती है। इसी प्रकार महासागरों में भी जब जहाँ तक प्रवेश तापमान कर सूर्य की किरणें जाती हैं वहाँ तापमान बढ़ता है, जिसके कारण यहाँ पर जैविकता अधिक पाई जाती है। रासायनिक तथा भौतिक गुणों में भिन्नता पाया जाता है। विभिन्न प्रकार की जो है गुण जल जो है प्रदर्शित करता है। जल की लवणता प्रभावित होती है, तापमान ज़्यादा बढ़ेगा तो जल वाष्पित होगा, तो वाष्पित होने की वजह से क्या करते हैं कि लवणता जो है बढ़ेगी। तटीय जलवायु प्रभावित होती है। विभिन्न प्रकार के जो है इसका महत्व है, आप लिखेंगे महत्व में महत्व से पहले एक चीज़ ये लिख लीजिएगा कि सतह से 200 मीटर की गहराई तक, सतह से 200 मीटर की गहराई तक, सतह से 200 मीटर की गहराई तक सूर्य का प्रकाश प्रवेश कर सकता है। प्रवेश कर सकता है। इस क्षेत्र को प्रवेश कर सकता है। इस क्षेत्र को फोटिक जोन
फोटिक जोन, इस क्षेत्र को फोटिक जोन या फिर प्रकाश मंडल क्षेत्र कहते हैं। प्रकाश मंडल क्षेत्र कहते हैं। पिछली वीडियो में जो मेरे भाई बहन पढ़े होंगे, देखे होंगे, उनको मैंने बताया था जो महाद्वीपीय मग्न तट था, कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो मैं पढ़ा रहा था, उसमें बताया था कि उसकी गहराई 200 मीटर होती है। वहाँ पर जो है सूर्य की प्रकाश प्रवेश ज़्यादा कर जाती है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, फोटिक जोन या प्रकाश मंडल कहते हैं। हम एक चित्र यहाँ बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा स्थल है, ये हमारा समुद्र वाला भाग है, ठीक है। कटक है, समुद्र है या स्थल है, यह समुद्र है, ठीक। अब जब सूर्य की किरणें जो है, सूर्य की किरणें जब यहाँ से आती हैं तो जल में लगभग यहाँ तक, जल में यहाँ तक यानी 200 मीटर, 200 मीटर की लाइन है, ठीक। 200 मीटर तक ये किरणें प्रवेश कर जाती हैं। जब जहाँ तक ये किरणें प्रवेश करती हैं, इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, इस क्षेत्र को फोटिक जोन कहते हैं। फोटिक जोन यानी प्रकाश मंडल क्षेत्र इसे ही कहते हैं। इस क्षेत्र में जैव विविधता बहुत अधिक होती है क्योंकि प्रकाश पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। लवणता जो है यहाँ प्रभावित होती है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के भौतिक एवं रासायनिक गुण यहाँ प्रदर्शित होते हैं तापमान के कारण, ठीक है। चलिए अब इसमें लिखते हैं अब महत्व में। महत्व, इसका महत्व यह है कि महासागरीय जल का तापमान, महासागरीय जल का तापमान, महासागरीय जल का तापमान, महासागरीय जल का तापमान, महासागरों की जैव विविधता, महासागरों की जैव विविधता, महासागरों की जैव विविधता, रासायनिक तथा भौतिक गुण, रासायनिक तथा भौतिक गुण और जलधारा की उत्पत्ति, जलधारा की उत्पत्ति, लवणता, घनत्व तथा तटीय जलवायु को, घनत्व तथा तटीय जलवायु को, तटीय जलवायु को प्रभावित करता है, ठीक। महासागरीय जल के तापमान का महत्व यह है कि यह जो तापमान है, यह महासागरों की जैविकता, उसके भौतिक एवं रासायनिक गुण, जलधारा की उत्पत्ति, लवणता, घनत्व तथा तटीय जलवायु को प्रभावित करता है। अभी कैसे प्रभावित करेगा, इन सबको हम बारी बारी से देखेंगे, ठीक है।
200 मीटर के नीचे तापमान में जो गिरावट है वो नगण्य होती है। एक सेकंड, एक चीज और लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे सतह से, अगला पॉइंट यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। यह प्रश्न बार बार बनता है, कॉन्सेप्ट है ये। सतह से गहराई में जाने पर तापमान में कमी होती है। तापमान में कमी होती है, ठीक। जैसे ये हमारी समुद्री सतह है, जब हम यहाँ से गहराई में जाएंगे, जैसे ये हमारी सतह है समुद्री, जब हम यहाँ से गहराई में प्रवेश करेंगे नीचे तक, तो 200 मीटर की गहराई जो यहाँ रेखा है, जो यह 200 मीटर की, यहाँ तक तापमान में 200 मीटर तक तापमान में कमी जो है, टेम्परेचर में कमी तीव्रता से होती है, यानी होती है। 200 मीटर के बाद तापमान में कमी जो है, इस रेखा के बाद, लाइन के बाद तापमान में कमी नगण्य हो जाती है, ठीक है। और जैसे जैसे यह एक तो जो है तापमान में कमी नगण्य हो रही है। दूसरी बात यह है कि जो तापमान में कमी की दर है वह भी बदल जाती है। यहाँ तक तेजी से होता है, इसके बाद जो कमी है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है, ठीक। ये सब कॉन्सेप्ट है, इसे ध्यान से समझेंगे। महासागरों की सतह से गहराई में जाने पर तापमान घटता है। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, आप ध्यान से समझेंगे, ठीक। कथन कारण में आपको मिल जाता है। उसके बाद अब आप पूछेंगे कि सर ये जो वाला आप यहाँ लिखवाए हैं, इस सतह से 200 मीटर की गहराई तक सूर्य का प्रकाश प्रवेश करते हैं, क्यों प्रवेश कर जाता है? यह इसलिए प्रवेश कर जाता है कि जो जल होता है, जल पारदर्शी होता है एवं ऊष्मा का चालक होता है, ठीक है। जल के पारदर्शी गुण एवं ऊष्मा चालकता के कारण सूर्य की प्रकाश जो है इसमें 200 मीटर की गहराई तक प्रवेश कर जाती है, ठीक। ये वाला क्लियर हो गया पॉइंट। ये भी पॉइंट हमने क्लियर करा दिया है। ये दोनों फैक्ट को भी हमने बता दिया है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं आगे। एक चीज़ और यहाँ लिख लीजिए, जहाँ आप लिखे हैं 200 मीटर गहराई तक सूर्य प्रवेश कर सकता है, इसको डिटेल बताते हैं। इसमें एक पॉइंट और लिखिए नोट करके, नोट या नेट में पूछा गया है, किसमें? नेट PYQ। ध्यान से समझेंगे, ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या पूछा गया है कि कितने मीटर की गहराई तक सूर्य का प्रकाश जो है समुद्र की जल सतह को, यानी जल को अत्यधिक प्रभावित करता है? तो उसका उत्तर होगा 20 मीटर की गहराई। यहाँ आप लिखेंगे कि 20 मीटर की गहराई तक, यह नेट में प्रश्न पूछा गया है कि कितनी गहराई तक अधिक प्रभावित करता है। लिखेंगे 20 मीटर की गहराई तक सूर्य का प्रकाश अत्यधिक प्रभावित करता है, अत्यधिक प्रभावित करता है, ठीक। कितने मीटर गहराई तक? 20 मीटर की गहराई तक। ये नेट में प्रश्न बना हुआ है, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आप यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ से थोड़ा कॉन्सेप्ट जो है आएगा, अब उसको ध्यान से आपको समझना होगा, ठीक। 20 मीटर को आप फुट में बदल लीजिएगा, 65 फुट आएगा, कि कभी कभी फुट में भी पूछ लेता है, लेकिन अभी विशेष करके मीटर में ही पूछा है, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं तापमान, लवणता और घनत्व में संबंध में, ठीक है। पहले आप एक चीज़ ये समझिए
बंद निकाय और खुला निकाय, बोर्ड बनाइए तब ज़्यादा समझ में आएगा। ये ले लीजिए, मान लीजिए सूर्य से ही कंपेयर कराते हैं। यह हमारा सूर्य है, ठीक, सूर्य है। हमने एक कुकर ले लिया, जिसके ऊपर सीटी लगी है, एक कुकर है, ठीक है। ध्यान से समझेंगे, कुकर है। एक ये हमारा कुकर है, ठीक है, कुकर है, ठीक। ये हमारा एक खुला भगोना है। ये कुकर है जो बंद है, सीटी इसकी जाम हो गई है, इसको भी सीटी हम बंद कर दे रहे हैं, सीटी इसकी बंद है, ठीक है। एक बंद निकाय है, क्या है, बंद निकाय। कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ध्यान समझिएगा। ये बंद निकाय है, ये है खुला निकाय, खुला निकाय, ठीक। ये मान लीजिए इसको तो हम सूर्य से हीट कर दे रहे हैं, सूर्य की किरणें यहाँ पड़ रही हैं, ठीक। यहाँ मान लीजिए हमने कोई गैस का बर्नर लगा दिया है, ठीक है, ज्वाला चल रही है, इसको हम गर्म कर रहे हैं, इसमें नमक घुला हुआ है, क्या है, नमक, ठीक है, इसमें भी नमक घुला हुआ है, दोनों में नमक घुला हुआ है। एक बंद निकाय है, एक खुला निकाय है। कॉन्सेप्ट को ध्यान समझेंगे। जब हम किसी बंद निकाय को गर्म करते हैं तो इसमें जो जल है, ये जो जल, ये जो लवण घुला हुआ है, इसमें भी लवण घुला हुआ है। बंद निकाय की स्थिति ये होती है कि जब हम गर्म करते हैं तो इसके आयतन में तो वृद्धि होती है, लेकिन ये कुकर जो बंद है इसमें से वाष्प बाहर निकलेगी नहीं। जब तक ये वाष्पित नहीं होगा तो जल की जो मात्रा है वह उतनी ही रहेगी, लेकिन हीट के कारण, उष्मा के कारण जल के अणुओं में वृद्धि हो जाएगी, वह दूर दूर हो जाएंगे, यानी उसका आयतन बढ़ जाएगा, ठीक। जब तक इसका सीटी खुलेगी नहीं और इसका वाष्पीकरण नहीं होगा तब तक लवण की मात्रा जितनी है वही रहेगी, प्रभावित नहीं होगी। यही समझाना था मुझको आपको, ठीक है, यही मुझे आपको समझाना था कि बंद निकाय में तापमान कितना भी बढ़ जाए उसका आयतन तो बढ़ेगा लेकिन लवणता प्रभावित नहीं होगी। यही जब खुला निकाय होता है, खुला निकाय में कारण क्या है कि जब हम सूर्य के प्रकाश से जल या गर्म होता है या फिर हम टोप लगा के गर्म कर दें, बर्नर लगा के, तो ये तो हीट होगा। अब ऊपर से तो खुला है, खुले होने के नाते इसका वाष्पीकरण होता चला जाएगा, इसके आयतन में वृद्धि तो होगी, जो अणु इतना हीट हो जाएंगे अपनी ऊर्जा ट्रांसफर करके वो क्या करेंगे, बाहर चले जाएंगे, वाष्पित हो जाएंगे, तो जल की मात्रा कम हो जाएगी। जैसे ही जल की मात्रा कम होगी तो जो जल बचेगा उसमें जो नमक है, लवण घुले हुए हैं, उनकी मात्रा अधिक रहेगी, ठीक। लेकिन इसमें वाष्पीकरण नहीं हो रहा है, इसमें लवण की मात्रा सेम रहेगी। अब ध्यान से आप ये समझ लिए हैं, मुझे उम्मीद है कि बंद निकाय खुला निकाय में अब आपको दिक्कत नहीं होगी। कभी कभी यह प्रश्न जो है बनता है, कभी कभी नहीं, कई बार बनता है, लेकिन लोग इसे समझ नहीं पाते हैं, टीचर भी इसको अच्छे से समझाते नहीं, स्किप कर जाते हैं, डायरेक्ट लिखा के चले जाते हैं, ठीक है। हमने आपको अच्छे से इसको समझा दिया है। अब आइए हम तापमान वाले सेक्शन पे और लवणता में संबंध देखते हैं, ठीक। इसे समझ लिए हैं, अब तापमान एवं लवणता में अच्छे संबंध समझेंगे। इसे हम मिटा नहीं रहे हैं। तापमान एवं लवणता में संबंध, तापमान एवं
लवणता में संबंध। जो भी मेरे भाई और बंधु बहन सीरियस होकर पढ़ रहे हैं तो एक बार नेट का PYQ उठा कर देख लीजिए। तापमान एवं लवणता, तापमान एवं घनत्व, दाब में 20 बार जो है प्रश्न बना हुआ है, संबंध पूछा गया है। ठीक है, अब इसे समझेंगे। मैंने जो समझाया है वही आपको लिख रहे हैं। पहले हम लिखेंगे बंध निकाय। बंध निकाय हेतु। बंध निकाय में होता क्या है? बंध निकाय में तापमान में वृद्धि, तापमान में वृद्धि होती है। ये वृद्धि का चिन्ह है। तापमान में वृद्धि होती है, तापमान वृद्धि से आयतन में वृद्धि होती है, आयतन में भी वृद्धि हो जाती है। ठीक है, आयतन में वृद्धि होगी। लेकिन अब इसमें क्या है कि ये जो निकाय है बंद है तो वाष्पीकरण होगा नहीं, क्योंकि वाष्पीकरण नहीं हो रहा। ठीक है, इसलिए क्या क्या होगा, तापमान में वृद्धि होगी, आयतन में वृद्धि हो जाएगी, लेकिन लवणता पे प्रभावित नहीं होगी। लवणता प्रभावित नहीं होगी। ठीक है, आयतन में वृद्धि हो रहा है, इसकी घनत्व तो जो है कम हो जाएगा। यहाँ लिख लेंगे घनत्व में कमी आ जाएगी। ठीक, आयतन में वृद्धि होगी, घनत्व जो है कम होगा। घनत्व से तात्पर्य होता है कि किसी वस्तु या किसी जल या किसी भी द्रव का गाढ़ापन या पतलापन, कोई वस्तु कितनी गाढ़ी है या कितनी पतली है, वो उस घनत्व से पता चलता है। ठीक है, यानी कोई चीज़ कितना घना है वह जो है घनत्व बताता है। अब लिखिए खुले निकाय के लिए। खुले निकाय यानी समुद्र के लिए। समुद्र एक खुला निकाय है ना। खुले निकाय ब्रैकेट में समुद्र, और खास करके समुद्र ही पढ़ रहे हैं, समुद्र विज्ञान ही पढ़ रहे हैं ना। ये वाला पॉइंट हमने आपको समझने के लिए बता दिया है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे अभी जब और कॉन्सेप्ट आएगा। इसमें क्या होता है, ताप में वृद्धि होती है। ताप वृद्धि से हमारा जो आयतन है, जल के अणुओं में वृद्धि होगी। जब जल के अणु में वृद्धि होगी तो इसका आयतन क्या होगा, आयतन में वृद्धि हो जाएगी। ठीक, आयतन में वृद्धि हो गई। अब क्या करेंगे कि यह निकाय जो है खुला है, अब अणु जो है अत्यधिक ऊर्जा पाया करके वाष्पीकृत होकर के चले जाएंगे, तो जल की मात्रा कम हो जाएगी, उसमें घुले हुए लवण जो है, लवणों की मात्रा जो है बढ़ जाएगी, यानी लवणता जो है, लवणता में वृद्धि होगी। जब लवणता में वृद्धि हो रही है तो घनत्व में भी वृद्धि हो जाएगी, घनत्व में भी वृद्धि हो जाएगी। अब मैं यही कॉन्सेप्ट आपको बता रहा था। आप कहेंगे सर आयतन एवं घनत्व में विपरीत संबंध होता है। आयतन बढ़ने से घनत्व जो है कम होता है, या फिर घनत्व बढ़ने से आयतन में वृद्धि होती है। ठीक, लेकिन अब यही चीज़ देखिए, यह जो थी यह बंध निकाय के लिए होती है। ठीक है, फिजिक्स में आप इसको समझेंगे। यह तापमान जब खुले निकाय में हम आते हैं, तापमान बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा। आयतन कैसे बढ़ेगा, जल के अणुओं में वृद्धि होगी, और जल के अणु जब अत्यधिक तापमान पाएंगे तो वाष्पीकृत होकर के गैस में चले जाएंगे। जब गैस में या वाष्पीकृत होकर उड़ गए तो जल की जो मात्रा होगी कम हो जाएगी, और जब उसमें जो लवण घुले हुए हैं, नमक की मात्रा है, वह उतनी ही रहेगी। जल की मात्रा कम हो गई, जब जल की मात्रा कम हुई, लवण उतने ही रहे, तो लवणता क्या होगी, उस जल में लवणता की मात्रा बढ़ गई। ठीक, उसके बाद जब लवणता बढ़ गई यानी वह घना हो गया, अर्थात घनत्व भी बढ़ गया। यही चीज़ आपको समझना था कि खुले निकाय में यानी समुद्र में तापमान बढ़ने से लवणता जो है बढ़ती है, क्योंकि वाष्पीकरण होता है।
तापमान एवं घनत्व में सीधा संबंध हो जाता है, यानी घनत्व भी बढ़ जाता है। यही बहुत महत्वपूर्ण जो है कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब जैसे अगर मान लीजिए तापमान में कमी हो रही, अब यहीं हम आपको जलधारा की उत्पत्ति भी सिखाएंगे। मान लीजिए तापमान में कमी हुई, आयतन में वृद्धि हुई, लवणता जो है बढ़ गई, घनत्व जो है बढ़ गया। जैसे यदि हम लवणता नहीं देखें, एक मिनट ये भी देख लीजिए। इसके बाद अगर मान लीजिए तापमान घट रहा है तो आयतन क्या होगा, कमी हो जाएगी। आयतन में कमी हुई तो लवणता में भी कमी हो जाएगी और घनत्व में भी कमी आ जाएगी, घनत्व में भी कमी हो जाएगी, ठीक। ये तो संबंध था, ठीक है। अब आइए जलधारा की उत्पत्ति के लिए हम जब संबंध देखते हैं तो वहाँ हमें घनत्व से नहीं मतलब है, लवणता से भी नहीं मतलब है, हमें मतलब है तापमान एवं आयतन से, ठीक। जैसे यदि तापमान बढ़ रहा है, ध्यान से समझेंगे, समुद्री जल के तापमान में जब वृद्धि करते हैं, समुद्री जल के तापमान में जब वृद्धि करते हैं तो वृद्धि करने से जल के अणु में वृद्धि होगी। जल के अणु में वृद्धि होगी तो उसका आयतन जो है, आयतन बढ़ जाएगा। आयतन बढ़ने का तात्पर्य है कि जल का स्तर जो है, समुद्र के जल का स्तर, जल स्तर में वृद्धि होगी। समझ में आ रहा है ना। तापमान बढ़ा, आयतन बढ़ा, आयतन बढ़ा यानी जल के अणु में वृद्धि हुई। आयतन बढ़ने से तात्पर्य है कि जल स्तर में वृद्धि हो गई, ठीक। ये तापमान में कमी हो रही है, अणुओं में ऊर्जा कम जाएगी तो आयतन में कमी हो जाएगी। आयतन में कमी हो गई यानी जल स्तर जो है घट गया, जल के स्तर में कमी आ गई। अच्छा ये बताइए, अब एक हम यहाँ सतह लेते हैं, ठीक है, दो निकाय, ठीक, ध्यान से समझेंगे। इस निकाय में जल यहाँ तक भरा हुआ है क्योंकि इसका आयतन ज़्यादा है। इस निकाय में, ये निकाय ए है, यह निकाय बी है, ठीक। इस निकाय में जल यहीं तक भरा हुआ है, यहाँ तक, इसमें पूरा यहाँ तक जल भरा हुआ है। जल ये भी है, जल ये भी है। ध्यान से देखेंगे, एक मिनट, पेन हमारा नीचे गिर गया। अब देखेंगे कि जल स्तर जो इतना है, अगर हम पूछे जल किस साइड बहेगा, यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है, हम पूछेंगे जल इधर से इधर बहेगा कि इधर से इधर, आप कहेंगे सर जल इधर से इधर जाएगा, इधर बहेगा। तब तक बहेगा जब तक दोनों का स्तर जो है समान नहीं हो जाएगा, लेवल दोनों समान नहीं हो जाएगा। तो अब आप सीधा कह सकते हैं कि जल स्तर जब यहाँ ज़्यादा है, जल स्तर यहाँ कम है, यानी जल का प्रवाह जो है इधर से इधर होगा, ठीक। यानी जलधाराओं की जब उत्पत्ति होती है, क्या होती है जलधारा की उत्पत्ति में, जलधाराएं उच्च जल स्तर से निम्न जल स्तर की ओर बहती हैं। अब यही लवणता भी देख लीजिए, यानी जो जलधारा है वह कम लवणता वाले जल से अत्यधिक लवणता वाले जल की ओर प्रवाहित होती है। संबंध अच्छे से समझेंगे, ठीक। यहाँ लवणता में देख लीजिए, आयतन में वृद्धि हुई, जल स्तर में वृद्धि हो रही है, लवणता में जो है वृद्धि हो रही है, यहाँ लवणता में कमी हो रही है। यानी जब जो जल का स्तर है ऊपर हुआ और यहाँ जल का स्तर नीचे हुआ, यानी जल स्तर में जब वृद्धि हो ही रही है और जल स्तर में जब कमी हो रही है, तो जहाँ जल स्तर में वृद्धि होगी और जहाँ जल स्तर में कमी होगी, वहाँ ये संबंध पाया जाएगा कि उच्च जल स्तर से जल निम्न जल स्तर की ओर बहेगा, ठीक। यह संबंध आपको बताना था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक दो बार आप ध्यान से पढ़ेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको रफ करते हैं, फिर आगे संबंध को बताते हैं हम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जटिल कॉन्सेप्ट हैं, हमने बहुत आसानी से ये क्लियर कर दिया है, ठीक है। दाब एवं घनत्व में संबंध, अब हम देखेंगे दाब
एवं घनत्व में संबंध। दाब एवं घनत्व में संबंध होता क्या है, हम जानते हैं कि जो गैस होती है गैस संपीड्य होती है, उससे दाब लगा के कंप्रेस किया जा सकता है। क्योंकि अभी एक जो गैस वाला सिलेंडर आता है आप सब देखे हैं, उसको इतना ज़्यादा कंप्रेस करके भरी जाती है तभी छोटे से सिलेंडर में 14-15 किलो गैस आ जाती है। ठीक है, वह बहुत ही हाईली कंप्रेस्ड गैस होती है क्योंकि उसके अणु आपस में दबाए जा सकते हैं। लेकिन जल जो है वह गैस की तरह संपीड्य नहीं है, इसीलिए जल पर दाब का बहुत प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी दाब दाब का प्रभाव से मतलब यहाँ है कि उसके घनत्व पर, यानी जल पर जल के दाब का जो है उसके घनत्व पर प्रभाव नगण्य होता है, बहुत ही कम पड़ता है, यानी नगण्य होता है। ठीक है, अब यहाँ हम इसे लिख दे रहे हैं, चूंकि जल गैस की तरह संपीड्य नहीं है, इसलिए दाब का जल के घनत्व पर प्रभाव नगण्य होता है, यानी होता ही नहीं है। ठीक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट था, हमने आपको बता दिया है, आप इसे ध्यान से समझ लेंगे। ठीक, रीजन बता दिया है क्यों जो है यह नहीं होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड थोड़ा पानी पी लें हम। अब यहाँ देखेंगे वाष्पीकरण एवं लवणता में संबंध। हमने एक बार बता दिया लेकिन दोबारा बता दे रहे हैं। वाष्पीकरण बढ़ने से वाष्पीकरण जब तीव्र होगा तो जल की जो मात्रा है वह कम हो जाएगी। ठीक है, जिससे क्या होगी, जल की लवणता, डायरेक्ट लवणता लिख रहे हैं, लवणता जो है वाष्पीकरण बढ़ने से लवणता जो है बढ़ेगी। ठीक, और वाष्पीकरण कम होने से लवणता घटेगी। ठीक, लवणता एवं क्या नाम है वाष्पीकरण में संबंध, सीधा संबंध होता है, इसे आप याद कर लेंगे। कई बार प्रश्न जो है सीधा बन जाता है लवणता एवं वाष्पीकरण में संबंध से। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं, मैंने आपको बताया था अभी जब महत्व पढ़ाया था तटीय जलवायु पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तटीय जलवायु पर प्रभाव देख लेते हैं, इसके कुछ फैक्ट्स है उसको देखेंगे, फिर महासागरीय जल का शीतलन पढ़ेंगे, उसके जल धारा पर पढ़ेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। चलिए नीचे ही लिखते हैं, तटीय जलवायु पर प्रभाव। तटीय जलवायु पर प्रभाव।
इधर बनाएंगे ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। इधर बनाएंगे शीत ऋतु, शीत ऋतु, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, ठीक। यह है हमारा जलीय भाग, ठीक। ये जल से संलग्न हमारा स्थलीय भाग है, स्थल। ये स्थलीय भाग है, ये जलीय भाग है। इसी प्रकार इधर हम देखेंगे, यह जलीय भाग है, यह स्थलीय भाग है, ठीक। ये हमारा सूर्य है, सूर्य की किरण पड़ रही है, यह भी सूर्य है, सूर्य की किरणें यहाँ भी पड़ रही हैं, ठीक। यहाँ से सूर्य की किरणें इस पर पड़ रही हैं, सूर्य की किरणें यहाँ से यहाँ पड़ रही हैं। अब ध्यान से समझेंगे, जब सूर्य की किरणें ग्रीष्म ऋतु में हम जानते हैं कि सूर्य का जो प्रभाव है यह ज़्यादा रहता है इसका तापमान का, और जल एवं स्थल की एक प्रवृत्ति होती है, स्थल जो है वह जल्दी से गर्म होता है और जल्दी से ठंडा हो जाता है, ठीक। जल जो है स्थल जो है वह जल्दी से गर्म होता है एवं जल्दी से ठंडा हो जाता है। जल जो है वह देरी से गर्म होता है और देरी से ठंडा होता है। अब पूछेंगे सर ऐसा क्यों? यही क्यों बताने के लिए हम यहाँ आए। बहुत सारे टीचर्स सीधा पढ़ा देते हैं, इसका कारण नहीं बताते हैं। कारण इसका यह है कि जैसे जल में जब क्या नाम है ऊष्मा हम देते हैं तो जल के जो अणु है इसकी विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है जल की, तो इसे हीट करने में अत्यधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसीलिए धीरे 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 गर्म होता है और अत्यधिक ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। और जब ये अत्यधिक ऊष्मा अवशोषित कर लेता है तो जब यह ठंडा होता है तो यह धीरे धीरे ऊष्मा को छोड़ता है और धीरे धीरे यह ठंडा होता है, ठीक, यानी देरी से ठंडा होता है। उसी ऐसे जो स्थल है, स्थल क्या है, स्थल में विशिष्ट ऊष्मा का कोई रोल नहीं है। यह पूछेंगे तो रियली जो यह है कि यह कुचालक होता है ऊष्मा का, लेकिन ऊष्मा कुचालक ये नहीं कि पूरी तरह कुचालक होता है। दरअसल इसकी जो परत है बहुत मोटी होती है। सूर्य की किरणें स्थल के कुछ भाग को ही, ऊपरी भाग को ही गर्म कर पाती हैं, अंदर तक नहीं गर्म कर पाती, इसीलिए स्थल जो तीव्रता से गर्म हो जाता है। जैसे अभी मान लीजिए स्थल के इतने भाग को हमें गर्म करना है और सूर्य की किरणें जल के पारदर्शिता गुण के कारण 200 मीटर अंदर तक प्रवेश कर जाते हैं, यानी सूर्य को जल के जो अणु है को गर्म करने में अत्यधिक गहराई तक जो है जाना पड़ रहा है और इसकी विशेष ऊष्मा बहुत अधिक है, तो धीमे धीमे गर्म होगा। लेकिन यही जब हम स्थल देखते हैं, स्थल के भाग जो है ये ऊपर वाला सिर्फ सूर्य की किरणें इतने ही अंदर तक जा पाती ऊपरी परत पर, तो इतनी ही परत जो जल्दी से ऊष्मा गर्म कर लेती है और बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, ठीक है। यही कारण है कि स्थल जो है जल्दी से गर्म होता है और इतने ही परत में ऊष्मा आती है, जल्दी से निकल भी जाती है, जल्दी से ठंडा भी हो जाता है, ठीक। तो दो कॉन्सेप्ट यहाँ समझें। पहले जल जो है धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, स्थल तीव्रता से गर्म होता है और तीव्रता से ठंडा होता है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ गर्मी के दिनों में अत्यधिक ऊष्मा के कारण क्या होता है, स्थल तीव्रता से यानी स्थल का जो तापमान है, यह तापमान अत्यधिक यहाँ प्राप्त होगा, जल्दी से गर्म हो जाएगा। यहाँ जो तापमान है यह कम होगा। तापमान कम से मतलब यह है दोनों जगह समान तापमान जा रहा है, लेकिन यह जल्दी से गर्म हो गया यानी अत्यधिक गर्म है, यहाँ तापमान से मतलब है, और यहाँ जो है यह कम गर्म है।
यानी कि भी ऊष्मा अवशोषित कर रहा है। जहाँ देख आप जानते हैं कि जहाँ पर अत्यधिक ऊष्मा होती है, जो कि ज़्यादा गर्म होती है, वहाँ पर लो प्रेशर का निर्माण होता है। इसीलिए यहाँ पर लो प्रेशर बन गया। उसकी अपेक्षा में यहाँ पर जो है तापमान कम है, तो यहाँ हाई प्रेशर रहेगा। ठीक, हाई प्रेशर रहेगा। अब हवाएं जो है जानते हैं कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, तो हवा जो है इधर से इधर प्रवाहित होगी स्थल की ओर। अब इसका तापमान जो है कम है, तो क्या करेंगे, इसका प्रभाव जो है स्थल के तटीय वाले क्षेत्र में, यहाँ पर किनारे वाले भाग में प्रभाव पड़ेगा, जिससे यहाँ की जो जलवायु है क्या होगी, शीतल रहेगी, नम रहेगी, अच्छी रहेगी, ठीक, अनुकूल रहेगी। इसीलिए जो तटीय जलवायु है अनुकूल होती है। समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में हमने समझा दिया आपको। ठीक, अब एक चीज़ हम आपको और बता दें कि यहाँ पर जो तापमान है क्यों कम हो रहा है, इसमें एक कॉन्सेप्ट और छिपा हुआ है कि जैसे जब अत्यधिक ये भी ऊष्मा प्राप्त कर रही है, एक समय आएगा इतनी ऊष्मा प्राप्त कर लेगी कि, और साथ ही साथ इसका वाष्पीकरण भी होता रहेगा। यहाँ तो वाष्पीकरण का कोई रोल ही नहीं है स्थल में। लेकिन जब जल वाले भाग में आएंगे तो जितनी ऊष्मा प्राप्त करेगी, या कुछ ऊष्मा जो है ऊपर वाली सतह जब ज़्यादा हीट हो जाएगी, तो वाष्पीकरण के रूप में बाहर निकल जाएगी। वाष्पीकरण, वाष्पीकरण अधिक होगा। तो जब वाष्पीकरण अधिक होगा तो जो इसका तापमान है वो कम हो जाएगा। अभी हम आपको समझाते हैं, यही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। जैसे हम चाय पीते हैं, ध्यान समझिएगा, फूंक मारते हैं, फूंक मार करके हम क्या करते हैं, चाय की जो प्याली होती है उसमें जो चाय होता है उसके वाष्पीकरण की दर को बढ़ा देते हैं। यानी चाय की जो ऊष्मा होती है वो जल्दी से ऊपर निकल जाती है, तो चाय का जो सतह है वो जल्दी से ठंडा हो जाती है, पपड़ी के रूप में बन जाती है। आपने ध्यान से देखा होगा। इसलिए हम चाय को फूंक मार मार के पीते हैं। क्या करते हैं, हम चाय को फूंक मार के उसकी वाष्पीकरण की दर को बढ़ा देते हैं, जिससे चाय की जो सतह होती है वो ठंडी हो जाती है, हमारा जीव जलता नहीं है। ठीक उसी प्रकार यहाँ वाष्पीकरण जल्दी जल्दी होता रहेगा, क्योंकि लगातार ऊष्मा मिल रही है, तो जो इसका संलग्न सतह है वो ठंडी रहेगी। इसी कारण भी यहाँ पर हाई प्रेशर बना रहेगा। और यहाँ पर वाष्पीकरण नहीं हो रहा है, कोई रोल ही नहीं है, तो यहाँ उच्च प्रेशर क्या नाम है, लो प्रेशर बनेगा। तो हवाएं इधर से इधर जाएंगी, और जो तटीय जलवायु है इसके प्रभाव के कारण यह ठंडी रहेगी, अनुकूल रहेगी। ठीक है, यही ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में हम आ जाते हैं। शीत ऋतु में इसका उल्टा होता है। शीत ऋतु में क्या करेंगे हम, जब सूर्य की किरणें यहाँ भी आ रही हैं, ठीक है, तो स्थल क्या करेगा, जल्दी से क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, तापमान इसका कम हो जाएगा। लेकिन जब, क्योंकि शीत ऋतु में जो ऊष्मा है, ऊष्मा की प्राप्ति कम होती है, ठीक है, सूर्य की जो किरणें हैं इसका जो तीव्रता होती है कम होती है, तो स्थलीय भाग क्या होगा, यह जल्दी से ठंडा हो जाएगा। अब जो जलीय भाग है यह धीरे धीरे ठंडा होगा, यह धीरे धीरे ठंडा होगा, इसका तापमान जो है यहाँ की अपेक्षा कुछ ज़्यादा रहेगा। अब स्थिति वही बनेगी, जब ये जल्दी से ठंडा हो रहा है तो यहाँ हाई प्रेशर का निर्माण होगा। ठीक, और यहाँ का तापमान जो इससे ज़्यादा है तो यहाँ लो प्रेशर का निर्माण होगा, और हवाएं क्या करेंगी, हाई प्रेशर स्लो प्रेशर, यानी इधर से इधर चलेंगी। ठीक है, हवाएं कहाँ से चलेंगी, इधर से इधर चलेंगी, यानी स्थल से समुद्र की ओर चलेंगी। इसे ही हम स्थलीय समीर कहते हैं। और समुद्र से स्थल की ओर चल रही, इसे हम क्या कहते हैं, समुद्री समीर कहते हैं। दो चीज़ आपको यहाँ पर ही क्लियर हो गया। यह रात में, यह दिन में घटना होती है। दिन के समय तापमान ज़्यादा होगा, स्थल ज़्यादा हीट होगा, लो प्रेशर बनेगा, और समुद्र जो है इसके अपेक्षा ठंडा रहेगा, हवा इधर चलेगी, यानी समुद्र से स्थल की ओर चल रही है, इसे समुद्री समीर कहेंगे। यह दिन में हो रही है। और शीत ऋतु में रात जो है बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, तो स्थल बहुत ठंडा हो जाएगा, हाई प्रेशर बन जाएगा। और जो जल है, जल जो है इसकी अपेक्षा गर्म रहेगा। ठीक है, यहाँ लो प्रेशर बनेगा, हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलेंगी, जिसे स्थलीय समीर कहते हैं। ठीक है, अब क्या करेगा, जो इससे सटा हुआ संलग्न क्षेत्र है यहाँ वाला, ये वाला, इसकी गर्मी से यहाँ पर भी गर्माहट बनती रहेगी। जैसे ये वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा, ये वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा,
यहाँ की जलवायु जो है अनुकूल हो जाएगी, शीतल रहेगी, ठीक है। हल्की गर्मी सर्दी के महीने हल्की गर्म हो जाएगी, यानी अनुकूल जलवायु रहेगी, ठीक है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट था जो हमने आपको समझा दिया, तटीय जलवायु पर प्रभाव कैसे पड़ता है। अब इसे हम स्थलीय एवं समुद्री समीर भी कहते हैं। यहाँ हमने आपको बता दी समुद्री समीर हमारे समुद्र से स्थल की ओर जा रहे हैं, इसलिए समुद्री समीर। यहाँ हमारे स्थल समुद्र की ओर आ रहे हैं, इसलिए स्थलीय समीर। हमने दो कॉन्सेप्ट एक साथ देखा, तटीय जलवायु पर प्रभाव यहाँ दोनों जगह, समुद्री समीर एवं स्थलीय समीर। जो स्थलीय समीर चलती है यह रात्रि में चलती है, यह रात्रि के समय चलती है, यह दिन के समय चलती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट थे। स्थलीय और समुद्री समुद्र को भी हमने मैप से मतलब चित्र बनाकर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कर दिया है, और तटीय जलवायु का प्रभाव भी अच्छे से कवर कर दिया है। आप देखेंगे आप जहाँ कहीं भी इसके पहले पढ़े होंगे, आप में वहाँ और यहाँ बहुत ही अंतर आपको समझ में आ जाएगा। इस प्रकार तटीय जलवायु जो होती है वो सुखद होती है। नेट में एक प्रश्न बना है कि कितने गहराई के बाद सूर्य के प्रकाश का प्रभाव समुद्र में नहीं पड़ता है। तो आप लिखेंगे 600 फुट के बाद, यानी 600 फीट गहराई के बाद समुद्र के जल में सूर्य की किरणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। PYQ नेट ये पूछा गया है, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएगा, आपको सब मिल जाएगा। छः 600 फीट गहराई के बाद समुद्र में सूर्य के प्रकाश का प्रभाव नगण्य होता है। यह प्रश्न पूछा जा चुका है, आप इसे नोट कर लेंगे। इसके बाद देखते हैं हम कुछ और प्रश्न पूछा गया हो तो आपको नोट कराते हैं। एक कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे, मैं लिख नहीं रहा हूँ। जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के पास जब हम समुद्र में जाते हैं वहाँ तापमान में जो गिरावट होती है वो तीव्र होती है, लेकिन जब हम ध्रुव की तरफ जाते हैं, ध्रुव की तरफ जो है तापमान में गिरावट जो है धीमी हो जाती है, उसकी दर कम हो जाती है। कारण ऐसा इसलिए है कि तापमान प्रतिलोमता के कारण होता है, ठीक है। तापीय प्रतिलोमता या तापीय विलोमता के कारण जो है यह स्थिति होती है।
क्योंकि वहाँ बर्फ़ जमी रहती है, बर्फ़ के कुछ नीचे जो है आप तापमान जो है बना हुआ रहता है, इसलिए तापमान जो वहाँ घटता तीव्रता से नहीं घटता, उसकी जो दर है धीमी हो जाती है। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम 1 मिनट हाँ 5 मिनट हम देख लेते हैं महासागर का शीतलन, यानी महासागर कैसे शीतल होता है। ठीक है, उसके बाद कल हम महासागर के जल के जो तापमान है इसके वितरण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ेंगे। महासागरों का शीतलन, महासागरों का शीतलन। ठीक, यानी महासागर कैसे ठंडा होता है इसके बारे में देखेंगे। शीतलन, अब इसमें योगदान देखिए किसका कितना योगदान है। योगदान, महासागरों के शीतलन में योगदान, वाष्पीकरण हम देखेंगे, पेन चेंज कर लें। वाष्पीकरण, पार्थिव विकिरण, पार्थिव विकिरण, वाष्पीकरण, पार्थिव विकिरण, उसके बाद चालन विधि। चालन विधि ध्यान से समझेंगे। वाष्पीकरण का योगदान जो है वह है 51%, 51%, पार्थिव विकिरण का 47% और चालन विधि का 2%। यानी कि महासागरों की शीतलन में सर्वाधिक योगदान किसका है? वाष्पीकरण का। ठीक, अब ऐसे समझिए, यानी महासागर जो शीतल होता है वह इसलिए शीतल होता है क्योंकि वहाँ वाष्पीकरण अत्यधिक होता है। अभी हमने आपको एक चाय वाला उदाहरण दिया था कि जब हम चाय का सिप लेते हैं तो फूंक मार करके उसकी वाष्पीकरण की दर को बढ़ा देते हैं, जिससे उसका क्या होता है, तापमान जो है कम हो जाता है। उसी प्रकार जैसे जैसे सूर्य की प्रकाश जो है समुद्र में पड़ता रहता है तो उसकी वाष्पीकरण की क्रिया भी साथ ही साथ होते रहती है। जो वाष्पीकरण की दर बढ़ती है तो महासागर का जो सतह है संलग्न वायुमंडल की अपेक्षा ठंडा हो जाता है। समझ में आ गया होगा। अब इसमें प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ से आप लिखेंगे दिन के 2 बजे तक महासागर का तापमान अधिकतम रहता है। ठीक है, यानी दिन के 2 बजे तक महासागर के तापमान में वृद्धि होती है और सुबह 5 बजे न्यूनतम तापमान होता है। महासागर का सर्वाधिक तापमान दिन के 2 बजे तक, महासागर का सर्वाधिक ताप 2 PM यानी दिन में। ठीक, और महासागर का न्यूनतम ताप, न्यूनतम ताप सुबह 5 बजे, सुबह 5 बजे होता है। यानी महासागर का न्यूनतम ताप सुबह 5 बजे होता है और महासागर का सर्वाधिक तापमान दोपहर के 2 बजे तक होता है। इसे रट लेंगे, प्रश्न बना हुआ है, प्रश्न बन जाएगा। वाष्पीकरण दिन एवं रात दोनों समय होता है। पार्थिव विकिरण, पार्थिव विकिरण से जो वाष्पीकरण होता है वह केवल रात में होता है। ठीक है, क्योंकि पार्थिव विकिरण की क्रिया रात में ही संपन्न होती है। ठीक, एक PYQ आप लिखेंगे, ये पूछा गया है नेट में। PYQ अब लिखेंगे सागरी जल का उच्चतम वार्षिक तापमान सागरी जल का
उच्चतम वार्षिक तापमान अगस्त माह में तथा न्यूनतम वार्षिक तापमान न्यूनतम वार्षिक तापमान फरवरी माह में होता है। फरवरी माह में होता है। आप इसे नोट कर लेंगे, प्रश्न पूछा गया है नेट PYQ में, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। उसके बाद कल के क्लास में हम महासागरीय जल के तापमान जो है इसके वितरण को प्रभावित करने वाले कारक को देखेंगे और इसके आगे हम बढ़ेंगे। इसके बाद हम आएंगे एल्बिडो पर, उसके बाद महासागरीय जलधारा। इसी प्रकार 1-2-3 दिन में हम इसे ख़त्म कर देंगे। उम्मीद है आप आज की क्लास को देखेंगे, अच्छे से समझेंगे और इसे शेयर करेंगे। या आप यकीन मानिए कि एक बार क्लास को देखिए ध्यान से, उसके बाद जाइए नेट में पेपर दीजिए, PYQ लगाइए, सारा का सारा प्रश्न बन जाएगा आपसे। आप AGP खरीद लीजिए, वहाँ पर आप हमारे क्लास को देखिए, उसके बाद जाके प्रश्न लगाइए, सारे प्रश्न मिल जाएंगे। एक ही ऐसा चैनल है जो फ्री में सब कुछ दे रहा है। PYQ के साथ हम हर बार आपको बता रहे प्रश्न कौन सा बना है, कहाँ बना है। PYQ के साथ हम आपको लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो आप क्लास को देखें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद क्लास।